हेलो दोस्तों, मैं मनोज पाल PSCY DC सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनमें से हम मैक्सिमम पढ़ चुके हैं, लगभग 2-3 और बचे हैं, ठीक है। आज हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज। तो ये अपने मेंस की यूनिट 2 है, इसमें से आप ये टॉपिक देख रहे हैं मध्य प्रदेश के राजवंश। और ऐसे ही प्री की यूनिट 2 में मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश वाला टॉपिक दिया हुआ है। तो वो सारे टॉपिक जो यहाँ मेंस में ये सीधे राजवंश दिए हैं, ये ऐसे ही राजवंश प्री में भी आएंगे। तो हम प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से एक बार में पढ़ ले रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी इसमें समस्या नहीं जाएगी। प्री के सारे फैक्ट कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, साथ ही मेंस की प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। आपको एक भी बिल्कुल परेशान होना नहीं है उसमें। सीधी फॉर्मेटिंग, एक वंश के रूप में आप लिखोगे तो लिखा जाएगा, एक शासक के रूप में लिखोगे तो भी पूरा लिखा जाएगा। प्री के मैक्सिमम और लगभग सारे फैक्ट कवर किए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो राजवंश जैसा अपन हर बार करते हैं कि सब देख लेते हैं पहले कौन कौन से राजवंश कहाँ थे, ताकि आपके एक माइंड मैप बन जाए कि कौन कौन से राजवंश कहाँ थे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें सबसे पहले आता है गर्दभील राजवंश, वर्तमान उज्जैन। अवंती में यहाँ उज्जैन राजवंश था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, गर्दभील राजवंश, ठीक। अब उज्जैन जो है आप देखोगे प्राचीन काल से भी वर्तमान तक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से यहाँ महाकाल मंदिर, ठीक है, क्षिप्रा नदी, ऐसी प्रमुख चीजें रही है। तो ये हमेशा से फेमस रहा है। तो यहाँ 3 प्रमुख राजवंश उज्जैन में हमको देखने को मिलते हैं। गर्दभील राजवंश, इनकी तो हमेशा ही राजधानी क्या है, उज्जैन रही। उसके बाद गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी जो है उज्जैन रही। और उसके बाद कौन सी रही आपकी, इनके बाद में जो नागभट्ट द्वितीय आते हैं उनके समय से कन्नौज इनकी दूसरी राजधानी बन गई। तो इनकी 2 राजधानी। इसी प्रकार परमार राजवंश देखेंगे तो परमार राजवंशों की प्रारंभिक राजधानी, उनका जो शासन शुरू हुआ था वो कहां से शुरू हुआ था, उज्जैन से शुरू हुआ था। उसके बाद वो अपनी राजधानी यहाँ थोड़े से नीचे, थोड़ा नीचे हो गया धारा नगरी में जो राजा भोज अपनी राजधानी को स्थापित कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद नाग राजवंश आते हैं। ये नाग राजवंश उत्तरी मध्य प्रदेश में शासन करता है। यहाँ इनकी राजधानी क्या थी, पवाया या फिर पद्मावती इनकी राजधानी थी, ठीक। पद्मावती जो इसका प्राचीन नाम है, कहाँ पड़ती है वर्तमान में, ग्वालियर क्षेत्र में, ठीक। तो नाग राजवंशों की राजधानी होगी। उसके बाद औलिकर राजवंश आता है। ये औलिकर राजवंश है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, यहाँ इसका मंदसौर में था, इसका प्राचीन नाम दसपुर पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद परिव्राजक राजवंश और उच्चकल राजवंश, ये यहाँ सतना में ये दोनों राजवंश यहाँ थे, जिनमें एक की राजधानी, परिव्राजक की राजधानी आप नागौद देखते हैं, ठीक। और दूसरे की राजधानी आप उचेहरा देखते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया परिव्राजक और उच्चकल राजवंश। गुर्जर प्रतिहार का बता दिया। कलचुरी राजवंश दक्षिणी मध्य प्रदेश में है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में इनकी राजधानी जबलपुर में पड़ती है, त्रिपुरी, इनकी त्रिपुरी राजधानी पड़ती है। उसके बाद चंदेल राजवंश बुंदेलखंड में शासन करते हैं। इनकी जो परमानेंट राजधानी है वो खजुराहो रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए जब धंग आते हैं तो कालिंजर को राजधानी बना देते हैं। और बीच के जो शासक है वो कुछ समय के लिए महोबा को भी, जो कि उत्तर प्रदेश में, कालिंजर और महोबा दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, उनको भी राजधानी के रूप में बनाते हैं। तो इस प्रकार चंदेल की 3 राजधानी हमको देखने को मिलती है। सबसे पहली राजधानी, प्रमुख राजधानी जो है खजुराहो रहती है, उसके बाद कालिंजर, और फिर कुछ समय के लिए महोबा भी इनकी राजधानी बनती है, ठीक है। जैसे हम जो आला उदल के बारे में पढ़ते हैं तो वो महोबा से ही ज्यादा उनका संबंध रहता है, वो महोबा में ही रहते हैं और वहीं से उनकी 52 लड़ाइयां लड़ती हैं। और जो जगनिक ने भी वर्णन किया है कि जो आला उदल थे वो महोबा के राजा थे। कहा गया है उसमें, आलाखंड है उसमें लिखा गया है कि बड़े लड़ैया महोबा बारे, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो इस टाइप से उसमें दिया है। चलो, परमार हो गया। उसके बाद तोमर राजवंश भी ग्वालियर में, इनकी राजधानी जो है यहाँ मुरैना में, मुरैना में थी, और फिर उसके बाद ग्वालियर राजधानी हो गई। उसके बाद गौंड राजवंश, ये गौंड राजवंश है हमको दक्षिणी मध्य प्रदेश में गढ़ा, जो कि जबलपुर मंडला क्षेत्र में देखने को मिलता है, वहां इनकी राजधानी रही। कच्छप घाट राजवंश उत्तरी मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख शाखाओं के रूप में देखने को मिलता है। एक दुबकुंड श्योपुर की शाखा, नरवर शिवपुरी की शाखा, और ग्वालियर की शाखा के रूप में हम कच्छप घाट राजवंश को देखते हैं। तो ये सारे राजवंश हमने लगभग पढ़ लिए हैं। 2-3 राजवंश बचे हैं, वो भी अपन खत्म कर लेंगे। तो आप इनका रिवीजन करते रहें, साथ ही इनके एमसीक्यूज लगाते रहें, और हम इनके एमसीक्यूज भी आपको लगवा देंगे, ठीक है। चलो, आज पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के इसमें भी सिलेबस में आपको मध्य प्रदेश के राजवंश देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो,
तो ये वर्तमान का मध्य प्रदेश है, इसमें देख लेना कौन कौन से राजवंश अभी मैंने बताया है कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलो उसके बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश आज पढ़ रहे हैं हम। तो ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश का, ये देखो ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है। यहाँ पूरे गुर्जर प्रतिहारों का यहाँ की जगह शासन रहता है। ठीक, और उसी समय समकालीन भारत में उस समय आप देखोगे यहाँ थोड़े दक्षिण भारत में इनकी जो राष्ट्रकूट है मान्यखेत, महाराष्ट्र से इनकी उत्पत्ति होती है और यहीं से पूरे लगभग दक्षिण भारत में और उत्तर भारत तक, कन्नौज तक ये शासन अपना स्थापित कर लेते हैं। लेकिन दक्षिण भारत उस समय में जब राष्ट्रकूट और चोल चालुक्य उस समय थे तो बहुत अनस्टेबल रहता था। तो अनस्टेबल रहने के कारण ये हो रहा था कि राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष में आते तो थे लेकिन वो जीत भी जाते थे। हर बार, लगभग हर बार वो जीते हैं उत्तर भारत जाके, उन्होंने पाल और प्रतिहारों को हराया है। लेकिन क्या हुआ कि वो दक्षिण भारत अनस्टेबल रहने के कारण वो जीतते थे और वापस आ जाते थे, तो वापस इधर पाल या फिर गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, और उसके बाद पाल थे यहाँ बंगाल में। तो इन तीन प्रमुख शक्तियों के बीच में कन्नौज को लेकर जो लड़ाई चली है उसको त्रिपक्षीय संघर्ष, क्योंकि तीन राजवंश, प्रमुख राजवंश इस समय थे जो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, इसको त्रिपक्षीय राजवंश, त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर त्रिकोणीय संघर्ष कहा गया। ठीक, तो ये लगभग 200 वर्षों तक चल रहा है। इसको देखेंगे हम, ये 5 पीढ़ी, इन तीनों राजवंशों की 5 पीढ़ी, जो 5 पीढ़ी रहती है वो लड़ती है और लगभग ये 200 सालों तक, 200 वर्षों तक चलता है। और ये 8वीं से लेके आपकी 10वीं शताब्दी तक ये चलता रहता है कंटिन्यू ऐसे ही। ठीक है, तो ये इस समय गुर्जर प्रतिहार का साम्राज्य था, इधर पाल थे और प्रतिहारी आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ कि देखो एक चीज और है, जो राजपूत है, अब जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश आज पढ़ने वाले हैं हम, ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश मुख्य रूप से राजपूत है। ठीक है, अब जो राजपूत है वो आपको ऐसा नहीं कि प्राचीन समय से बहुत राजपूत शासक देखने को मिलते हैं। ये इस समय जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, तब हमको उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर भारत में राजपूत साम्राज्य और राजपूत शासक देखने को मिलते हैं। तो 647 का जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु रेवा के युद्ध के बाद, रेवा का युद्ध या नर्मदा का युद्ध होता है 647 में, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक, बादामी के चालुक्य रहते हैं पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड से युद्ध करने के बाद 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जो उत्तर भारत में एक सुदृढ़, एक विशाल साम्राज्य रहता है वो बिखर जाता है। मतलब जब भी हम देखेंगे, आप इतिहास पूरा पढ़ोगे, जब भी कोई मजबूत शासक रहता है उसके अधीन जो छोटे छोटे शासक रहते हैं, जब मजबूत रहता है केंद्रीय नेतृत्व तो छोटे छोटे शासक उनके अधीन शासन करते रहते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा शासक या शक्तिशाली शासक नहीं रहता है, मर जाता है, युद्ध में हार जाता है, उसके बाद से छोटे छोटे शासक अपने अपने जो उनको सामंती मिली रहती है वो उसको लेकर स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना खुद का शासन जो है स्थापित कर लेते हैं। तो 647 के बाद से जब हर्ष की मृत्यु होती है तो उत्तर भारत में एक राजनीतिक निर्वात की स्थिति हो जाती है, पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाता है, जिससे क्या होता है कि उत्तर भारत में कोई एक शक्तिशाली राजवंश ना होने के कारण छोटे छोटे शासक जो है स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना राज्य अलग स्थापित कर लेते हैं। तो इनमें एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी कि उसमें जो सारे शासक, मैक्सिमम शासक है वो राजपूत वंश के रहेंगे। तो इस पूरे काल को 650 से लेके मोटा मोटा 1200 तक, क्योंकि 1206 में आके कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा, है ना, और लगभग आपके इससे पहले आपका जो गजनवी और फिर गौरी के आक्रमण होते हैं तो उस समय तक आपके मुख्यतः जो है राजपूत शासक देखने को मिलेंगे। तो ये काल जो है 650 से लेके 1200 ईस्वी तक, ये ध्यान रखना, ये भारतीय इतिहास में राजपूत काल कहलाता है। ये प्राचीन काल के बाद और मध्यकाल के बीच में लगभग मध्यकाल ही इसको काउंट किया जाता है। तो अब राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई, क्या हुई, अब ये डिबेट चलने लगी, क्योंकि एकदम से कहां से आ गए ये लोग। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि ये विदेश से आए थे, ये अब स्वदेशी धरती से ही उत्पन्न थे, भारत के ही लोग थे। लेकिन चूंकि अब एकदम से राज्य काज में आए और सत्ता में आए, तो फिर जो इतिहासकार हैं बाद में जिन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने अलग अलग मत देते हैं कि राजपूत कौन थे, कहां से आए थे, इस टाइप की बातें करते हैं। तो उसमें 2 मत प्रमुख रूप से चलते हैं, एक विदेशी उत्पत्ति का और स्वदेशी उत्पत्ति का, जिसमें से जो कुछ इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि ये जो राजपूत है वो बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे मध्य एशिया से, उन्हीं के भारत में आने के कारण उनका भारत की वर्ण व्यवस्था में विलय हो गया और उसके बाद से वो राजपूत बन गए। ठीक, ये विदेशी उत्पत्ति। जबकि जो स्वदेशी उत्पत्ति के हैं वो इस विदेशी उत्पत्ति के मत को खंडन करते हैं और उनको रिजेक्ट कर देते हैं कि बोले तुमने सही नहीं है, केवल कल्पनाओं पर आधारित है। और जो सही मायने में
राजपूत है वो भारतीय राजपूत है, मतलब उनकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है और भारत के ही प्राचीन शासक वर्ग क्षत्रिय ये रहे हैं। भारतीय वर्ण व्यवस्था में इनको क्षत्रिय का स्थान दिया गया है। ठीक, तो वही मैंने जो कहानी बताई वही लिखा हुआ है। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति होती है। ये प्रमुख रूप से आपके राजपूत रहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति के संबंध में जो था विदेशी और स्वदेशी। ठीक, तो ये कहानी थी अपनी। उसके बाद अब जो विदेशी उत्पत्ति वाले वैज्ञानिक मतलब इतिहासकार हैं वो क्या बोलते हैं, जिनमें कौन कौन मानते हैं, जेम्स कर्नल टॉड है, विंसेंट स्मिथ और डीआर भंडारकर, प्रमुख रूप से ये बोलते हैं कि जो राजपूत है वो विदेशी थे। ठीक, तो इनके मत को अपन देख लेते हैं क्या है, उसके बाद स्वदेशी मत को जानेंगे। तो विदेशी उत्पत्ति का जो मत है, जेम्स कर्नल टॉड बोल रहे हैं कि जो शक या सीथियन ये आपके फारस और अरब मध्य एशिया से यहां से आए थे। उसके बाद कुषाण ये चीनी थे जो भारत में आए। तो ये लोग जो हैं जब भारत में आए, भारत में आक्रमण किया, भारत में रहने लगे, घुल मिल गए, तो इन्हीं लोगों का विकास बाद में चल के क्या हो गया, राजपूत के रूप में हो गए। ऐसा कौन बोलते हैं, जेम्स कर्नल टॉड बोलते हैं। तो इनमें कुछ समानता के आधार पर इसको बोला गया था। क्या 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 समानताएं थी इनमें, तो इनमें समानताएं रहन सहन की समानताएं थी, पहनावे की समानताएं थी, युद्ध करते थे ये सब, मतलब शक और कुषाण और जो हमारे राजपूत है वो, उनमें क्या क्या समानताएं ये लोग बताते हैं। रहन सहन, पहनावा, युद्ध, यज्ञ करते थे ये लोग भी, राजपूत भी मांसाहार का प्रचलन करते थे, रथ और घोड़े इनके प्रमुख थे। सती प्रथा जिसको राजपूतों में जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता था, मतलब पति अगर युद्ध में मारा जाता है, पति की किसी प्रकार मृत्यु हो जाती है तो पत्नी जो है अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लेती है, जला लेती है ना। ठीक, उसके बाद उसका जीवन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जैसा आपने जो अभी मूवी आई थी इसकी रणवीर सिंह वाली और दीपिका पादुकोण की ये पद्मावत पे, तो उसमें देखा होगा जो जौहर करते हैं उसके बाद वो वाली कहानी है इसमें। ठीक, तो जेम्स कर्नल टॉड मानते हैं कि शक, सीथियन और कुषाणों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद विंसेंट स्मिथ बताते हैं, विंसेंट स्मिथ भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि शक और कुषाण जातियों से ही अपने जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। उसमें वो मनुस्मृति का रेफरेंस लेते हैं और बोलते हैं कि मनुस्मृति में जो शक है उनको क्या बोला गया है, उनको बोला है ब्रात्य क्षत्रिय बोला गया है, कि ये बाहर से आए क्षत्रिय हैं शक कुषाण। तो यही आगे चल के जब भारतीय वर्ण व्यवस्था में विकसित हो जाते हैं, भारत के राजकाज करने लगते हैं, तो इनको ब्रात्य क्षत्रिय के रूप में भारतीय व्यवस्था में मान्यता मिल जाती है। ठीक, तो इस प्रकार विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि यही आगे चल के ब्रात्य क्षत्रिय से क्षत्रिय बन गए, फिर राजपूतों की उत्पत्ति हो गई। तो ऐसा कर्नल टॉड और विंसेंट स्मिथ मानते हैं। जबकि डीआर भंडारकर महोदय कुछ इस प्रकार कहते हैं कि जो चंद्रबरदाई हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बोला है कि पृथ्वीराज रासों में बोला है कि जो अग्निकुल का सिद्धांत है, मतलब अग्निकुल के सिद्धांत में राजपूतों की उत्पत्ति यज्ञ करने के अग्निकुंड में यज्ञ करते हैं उससे उत्पत्ति हुई है। और ये यज्ञ जो है ऋषि वशिष्ठ द्वारा कहाँ किया जा रहा था, माउंट आबू राजस्थान, अरावली पर्वत की चोटी है माउंट आबू, ठीक है, वहां से यज्ञ कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ, वहां से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। जिनमें ऐसे तो जो पृथ्वीराज रासो उसमें 36 राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें भी 4 प्रमुख है, ये नाम याद रखना आप। इसमें परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य प्रमुख रूप से चारों की उत्पत्ति हुई थी। ये ऐसा विदेशी उत्पत्ति मानने वालों का मत है। ठीक, लेकिन अब हमारे जो इतिहासकार हैं वो ये बोलेंगे कि नहीं, ये विदेशी नहीं है, स्वदेशी है। तो उनका मत देखने की कोशिश करते हैं क्या है। हाँ, तो अब जो डीआर भंडारकर हैं ये बोल रहे हैं कि ये जो चारों राजवंशों की उत्पत्ति हुई है यज्ञ कुंड से, वो किसी गुर्जर नामक विदेशी जाति के थे। और जो गुर्जर जाति है उसका विकास कैसे हुआ, खजर नामक एक जाति से हुआ है। ये खजर जाति कौन थी, जब अपन देखेंगे कि मध्य एशिया से हुणों के आक्रमण होते हैं उस समय हुणों के साथ खजर आई, खजर जाति के लोग आए, खजर जाति के लोग गुर्जर जाति में कन्वर्ट हो गए और गुर्जर से ही गुर्जर प्रतिहार और वहां की राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, ऐसा डीआर भंडारकर महोदय कहते हैं। किसके रेफरेंस से कहते हैं ये, अपने जो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है वहां के रेफरेंस से ये कहते हैं। उसके बाद डीआर भंडारकर महोदय ने बोला है कि जो राजपूत है वो मुख्यतः हुणों के वंशज हैं। तो हुणों में कैसे, जो खजर जाति के लोग आए थे वो, और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंशों का विकास हुआ, वहीं से पूरी राजपूत जो हमको उत्तर भारत में डायनेस्टी देखने को मिलती है वहां से हुआ। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो में मैंने बताया कि 36 राजपूत वंशों का यहाँ की जगह वर्णन मिलता है, और उसमें भी 4 राजपूत वंश प्रमुख रूप से थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इनका विकास डीआर भंडारकर बोलते हैं कि ये हुणों
से ही इनका विकास हुआ था। तो ये विदेशी उत्पत्ति का मत हो गया। आप देखते हैं स्वदेशी उत्पत्ति वाले क्या बोलते हैं। स्वदेशी उत्पत्ति वाले जो हैं पहले विदेशी उत्पत्ति वालों के मत को खंडन करेंगे और बोलेंगे कि तुम किस प्रकार गलत बोल रहे हो। तो जो बात जेम्स कर्नल टॉड, विंसेंट स्मिथ और डी आर भंडारकर महोदय बोल रहे हैं, उसका जो गौरीशंकर ओझा है, दर्शक शर्मा है और सीवी वैद है, तीन इसमें है सीवी वैद, ये तीन इतिहासकार प्रमुख रूप से मानते हैं कि जो राजपूत है वो भारतीय है, जिसके लक्षण हमें यहाँ भी वर्तमान समाज में भी देखने को मिल जाएंगे। बताता हूँ कैसे, है ना। तो स्वदेशी उत्पत्ति वाले उनका बोलते हैं कि तुमने जो बोल रहे हो वो किसी कल्पना पे आधारित है, मतलब ऐसा कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि ये लोग कभी विकसित हुए थे या भारतीय वर्ण व्यवस्था में उनको मिलाया गया था। जबकि हम तो जो विदेश से आते थे उनको मलेच्छ बोलते थे, ठीक है। हमने उनको क्या बोला है, मलेच्छ। जो भारत विदेशी आक्रमण करता थे वो हमारे संत लोग उनको मलेच्छ मतलब बाहर से आए हुए अपवित्र ऐसा बोलते थे, मलेच्छ। तो हम उनको वर्ण व्यवस्था में कैसे मिला सकते, ये भी एक मत है। तो इन लोगों ने ये बात बोल के जो विदेशी उत्पत्ति को मानने वाले उनका एक खंडन कर दिया। उसके बाद वो ये बोलते हैं ये पानी नहीं पाणिनि है ना, पाणिनि है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में अब ये स्वदेशी उत्पत्ति वाले क्या क्या बता रहे हैं अपने पक्ष में कि अष्टाध्यायी उसमें एक शब्द मिला है राजन्य, ठीक। जो राजन्य शब्द है का उल्लेख है अष्टाध्यायी में, उसी से राजपूत के रूप में उत्पत्ति हुई है। तो ये मतलब कोई नया नहीं है, हमारे प्राचीन समय में जिसको राजन्य बोला जाता था उसको ही अपभ्रंश के रूप में राजपूत बोला जाने लगा, ठीक। तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। उसके बाद महाभारत में क्या होता है, महाभारत में जो अस्त्र शस्त्र चलाने वाले थे उनको राजपूत कहा गया है, ठीक। तो ये हमारे तीन रेफरेंस प्राचीन समय के ग्रंथों से हो गए। उसके बाद कल्याण की राजतरंगिणी है, उसमें क्या मिलता है, राजा के उत्तराधिकारी, राजा के उत्तराधिकारी को हम राजपुत्र कहते थे और राजपुत्र का ही अपभ्रंश क्या होगा, राजपूतों में हो गया। तो इस प्रकार ये गौरीशंकर ओझा, दर्शक शर्मा और सीवी वैद ये प्रमुख रूप से बताते हैं कि ये जो है राजपूत है, इनकी उत्पत्ति भारतीय ही है और भारतीय वर्ण व्यवस्था का ही ये हिस्सा है जिसमें उनको क्षत्रिय कहा गया है, ठीक। तो ये विदेशी उत्पत्ति और देशी उत्पत्ति का हो गया है ना। चलो ठीक। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार पढ़ने से पहले आप देख लेते हैं कहां कहां राजपूत थे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, देखो जो राजपूत वंश थे पूरे उत्तर भारत में फैले हुए थे। अब कहां कहां थे, सबसे पहले हम देखते हैं मालवा। मालवा में आपको देखने को मिलते हैं परमार, ठीक है। परमार देखने को मिलते हैं जो कि कहां मिलते हैं, पहले उज्जैन राजधानी रहती है, उसके बाद आपकी राजधानी क्या बन जाती है, धारा नगरी या धार, ठीक। उसके बाद आपको मालवा में ही देखने को मिलेंगे गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार इनकी राजधानी अभी पढ़ रहे हैं अपन, इनकी राजधानी पहले क्या रहती है उज्जैन और बाद में क्या बन जाती है कन्नौज, ठीक। उसके बाद ये मालवा हो गया। अब थोड़ा दक्षिण में जाएंगे तो आपको कलचुरी देखने को मिलेंगे। कलचुरी इनकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी राजधानी रहती है इनकी, ठीक। ये हो गया, त्रिपुरी राजधानी रहती है। उसके बाद अब जब उत्तर भारत में जाओगे तो उत्तर भारत में आपको दिल्ली का क्षेत्र देखने को मिलेगा। दिल्ली और दिल्ली में तोमर, दिल्ली में और ग्वालियर क्षेत्र में, ठीक। दिल्ली और ग्वालियर क्षेत्र में आपको तोमर देखने को मिलेंगे, ठीक। वो दिल्ली के तोमर जो है इनमें एक शासक होते हैं अनंगपाल, दिल्ली के शासक रहते हैं अनंगपाल। और यहां आप देखो इसके कनेक्शन बताता हूं। और उसके बाद अजमेर क्षेत्र जो है राजस्थान का, अजमेर, यहां की जगह आपके रहते हैं चौहान या चाहमान। इनको पहले चाहमान बोला जाता था, चाहमान का अपभ्रंश हो गया चाहमान, चाहमान का अपभ्रंश क्या हो जाता है, चौहान हो जाता है, ठीक। तो ये चाहमान चौहान कहां शासन कर रहे थे, अजमेर पे। तो अजमेर का एक शासक होता है पृथ्वीराज तृतीय, या जिसको राय पिथौरा कहा जाता है, या आप इसको पृथ्वीराज चौहान या संयोगिता और वो पृथ्वीराज चौहान वाले के नाम से जानते हो। तो जी इस अनंगपाल की जो पुत्री की शादी है वो अजमेर के शासक विग्रहराज से होती है, और विग्रहराज का जो लड़का रहता है वो पृथ्वीराज चौहान रहता है। पृथ्वीराज चौहान के नाना रहते हैं अनंगपाल। अनंगपाल का कोई लड़का नहीं होता है तो दिल्ली और अजमेर का पूरा क्षेत्र किसको मिल जाता है, पृथ्वीराज चौहान को मिल जाता है, ठीक। तो ये दिल्ली में तोमर हो गए। उसके बाद आप बंगाल में आओगे तो बंगाल में दो राजपूत शासक, दो राजपूत साम्राज्य देखने को मिलते हैं, पाल और सेन राजवंश, ये दोनों भी राजपूत हैं। उसके बाद आप गुजरात साइड जाओगे तो आपको एक सोलंकी राजवंश देखने को मिलेगा, गुजरात है ना। गुजरात में सोलंकी या जिनको क्या बोला जाता है आपके सोलंकी या फिर चालुक्य। चालुक्यों की भी हम यहाँ तीन शाखाएं देखने को मिलते हैं। चालुक्य उनकी तीन शाखाएं देखने को मिलती है। कौन कौन सी चालुक्य शाखा, अगली स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। चालुक्य है
चालुक्य शासक है, इनकी 3 शाखाएं हमको दे, तो चालुक्य इनको सोलंकी कहा गया है ना, ठीक है, ये सोलंकी है चालुक्य की। इनकी 3 शाखाएं भारत में देखने को मिलती है। सबसे पहले मिलते हैं कल्याणी के चालुक, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत में आपको 3 शाखाएं देखने को मिलती है, कल्याणी के चालुक, बातापी या बादामी के चालुक, और बातामी या बादामी और बेंगी के चालुक, ठीक है। ये 3 प्रमुख रूप से हमको चालुक्यों की शाखाएं देखने को मिलती है। उसके बाद हम मेवाड़ में जाते हैं, तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले एक राजवंश रहता है गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश रहता है जो आगे चल के गुहिलोत या गहलोत में परिवर्तित हो जाता है, और ये लोग गहलोत कहां शासन करने लगते हैं, आपके कन्नौज पे, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करना, ठीक। पहले मेवाड़ में गुहिल रहते हैं, उसके बाद मेवाड़ में जो है वो सिसोदिया राजवंश आ जाता है, जिसमें महाराणा प्रताप और वो लोग रहते हैं, सिसोदिया, है ना, सिसोदिया, है ना, ठीक। सिसोदिया राजवंश, गुहिल, गहलोत, ये प्रमुख रूप से रहते हैं, और भी बहुत सारे शासक हैं, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अब गुर्जर पथियार, तो ये राजपूतों की कहानी के बाद अब जो गुर्जर पथियार हैं वो भी राजपूत ही थे। उनमें आप इनका शासनकाल और उनका साम्राज्य किस तरह से बढ़ा वो देखते हैं। ये लोग 8वीं से 11वीं शताब्दी तक क्या है शासन करते हैं, और इनकी उत्पत्ति, अब शासनकाल तो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक हो गया, उसके दिन की उत्पत्ति एक हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति रहते हैं। इनके पितृपुरुष के नाम से जानते हैं, कौन के, हमने बहुत सारे राजवंश पढ़े, उसमें इतिहास में देखा कि कोई पितृपुरुष रहता है ना। तो पितृपुरुष में जो गुर्जर पथियारों के पितृपुरुष कौन थे, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जोधपुर के निकट, अब ये जोधपुर जो है पूरे गुर्जरात्रा क्षेत्र, एक पूरा क्षेत्र देखने को मिलेगा गुर्जरात्रा, उस गुर्जरात्रा क्षेत्र का सेंटर कौन सा था, जोधपुर, ठीक। उसी गुर्जरात्रा क्षेत्र के कारण ही इनका नाम गुर्जर पड़ा, ठीक। और प्रतिहार का बताता हूं, ठीक। उसके बाद ये जोधपुर हो गया, जोधपुर के निकट एक गुर्जरात्रा क्षेत्र है। ये गुर्जरात्रा क्षेत्र मालवा, गुजरात और राजस्थान के मिलाकर क्षेत्रों को गुर्जरात्रा या गुजरात क्षेत्र कहा जाता था, ठीक। तो हरिश्चंद्र ने जोधपुर के निकट गुजरात नामक स्थान पर की थी, और हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, मांडव्यपुर को बनाई थी। हमको गुर्जर प्रतिहारों की 3 जो शाखाएं वो देखने को मिलती है, लेकिन अपने काम की एक ही मालवा वाली शाखा है, ठीक, जो उज्जैन और कन्नौज वाली शाखा है, वही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक। तो हरिश्चंद्र ने कहा गुर्जरात्रा क्षेत्र जोधपुर के निकट की थी, और मांडव्यपुर को अपनी राजधानी यहाँ बना लिया था, ठीक। लेकिन ये तो पितृपुरुष हो गए, तो अपनी जो मालवा वाली शाखा है उसके वास्तविक संस्थापक 730 ईस्वी में कौन है, नागभट्ट प्रथम, ठीक। नागभट्ट प्रथम ने मध्य भारत या मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, और उज्जैन को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई, उज्जैन में ही स्थापना करी और उज्जैन को ही अपनी राजधानी बना ली, ठीक। समझ गए इतना, चलो। उसके बाद अब इनकी जानकारी कहां कहां से मिलती है, गुर्जर प्रतिहारों ने अपने कुछ शिलालेख लिखवाए, विद्वानों को संरक्षण दिया, वो सारी कहानी इसमें। तो स्कंद पुराण में उसमें गुर्जर शब्द का एक क्षेत्र के रूप में, जो गुर्जर शब्द एक क्षेत्र है, बता दिया मैंने कहां कहां, जिसका सेंटर पॉइंट क्या था आपका जोधपुर, जोधपुर के नीचे आओगे आपका मालवा, इधर जाओगे राजपूताना, और नीचे आओगे गुजरात, तो इस पूरे मिलाकर क्षेत्र को कहा जाता है गुर्जरात्रा क्षेत्र। तो क्षेत्र विशेष के संबंध में गुर्जर हुआ, और जो उस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे उनको गुर्जर कहा जाने लगा, ठीक। उसके बाद हेमसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आए, और उन्होंने गुर्जर शासकों के बारे में उल्लेख किया था उस समय, तो उनको क्षत्रिय शासक बताया था, ठीक। तो जो गुर्जर शासक को क्षत्रिय बताया हेमसांग ने, उस और राजशेखर एक जो गुर्जर प्रतिहार के समय संरक्षण में एक कवि रहते हैं राजशेखर, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो उनके भी वर्णन जो है इस समय मिलते हैं। उसके बाद जोधपुर शिलालेख है, जो हरिश्चंद्र की मांडव्यपुर शाखा थी, उसके एक शासक बाहुक, ठीक है, ये राजा भोज इनको पराजित करते हैं, ठीक। वही शासक है बाहुक, मांडव्यपुर शाखा के शासक का उल्लेख है। और फिर ग्वालियर प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा, ये क्योंकि मीर भोज द्वारा लिखाई गई थी, है ना, मीर भोज के द्वारा रचित प्रतिहारों। अब इसमें क्या देखो, गुर्जर जो शब्द है, हम इस पूरे वंश का नाम क्या पढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। अब ये जो गुर्जर प्रतिहार नाम, गुर्जर क्षेत्र, तो गुर्जर नाम तो गुर्जरात्रा क्षेत्र के कारण आ गया, फिर प्रतिहार जो है वो क्या हुआ, जो लक्ष्मण के कारण आया, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण, वो क्या करते थे, जब भगवान राम अंदर आराम कर रहे होते थे, तो बाहर गेट पर प्रतिहारी के रूप में या द्वारपाल के रूप में कौन खड़े रहते थे, लक्ष्मण खड़े रहते थे। तो लक्ष्मण से ही इस वंश का विकास होने के कारण इनको लक्ष्मण जैसे प्रतिहारी के रूप में खड़े रहते थे, वैसे ही इन्होंने भी अपने आप को क्या बताया कि हम भी प्रतिहारी ही हैं, जैसे लक्ष्मण हुआ करते थे। तो लक्ष्मण का वंशज इनको बताया गया है, ठीक है। चलो, उसके बाद जिनसेन का एक ग्रंथ है हरिवंश पुराण,
जिनसेन ने लिखा हुआ है, उसमें कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान जो है वो उज्जैन बताया गया है। अभी अपने एमपीपीएससी बहुत सारे पेपर लेती है अपने सिविल के अलावा, उसमें रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल क्षेत्र कौन सा है, ठीक, तो उज्जैन है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, अब गुर्जर प्रतिहार की शाखाएं, 3 शाखाएं बताया था। एक मांडव्यपुर मैदान तक शाखा, ये कहाँ रहती है, गुजरात क्षेत्र, मतलब उत्तरी मालवा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में रहती है, मांडव्यपुर इनकी राजधानी रहती है। उसके बाद भृगु कच्छ नंदपुरी, ये कहाँ पड़ती है, आपके गुजरात में पड़ती है ना, ठीक, गुजरात। उसके बाद अवंती कन्नौज, ये अवंती तो आपकी उज्जैन है, कन्नौज मतलब उत्तर भारत में, ठीक, जो वर्तमान में कन्नौज है यूपी में आता है, वो क्षेत्र आपका हो गया। तो अपने को जो मुख्य रूप से पढ़नी है वो अवंती कन्नौज की शाखा पढ़नी है, ठीक, तो इस वंश की शाखा के रूप में अपन पढ़ते हैं। चलो, इसका प्रमुख शासक आता है नागवट प्रथम, बताया था, ये संस्थापक है और वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कहाँ की जगह की थी, उज्जैन में, और उज्जैन को ही अपनी राजधानी बनाया। इसका प्रमुख नाम, मतलब प्राचीन नाम क्या था, अवंती। शासनकाल 730 से 56 के बीच में शासनकाल रहता है। अन्य नाम तो नागवट से ही मिलते जुलते नाम रहेंगे इनके, नागावलोक और नारायण की छाया इन्होंने अपनी उपाधियां धारण की, और राजधानी क्या है, उज्जैन, क्योंकि वहीं ये शासन कर रहे थे। उसके बाद जब उज्जैन के अगले शासक नागवट द्वितीय आएंगे तो अपनी राजधानी कहां बना लेंगे, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेंगे, ठीक। अब युद्ध, जो नागवट प्रथम ने उन्होंने कहां युद्ध किए, उन्होंने सबसे पहले मालवा पर जो अरब आक्रमण हो रहे थे, अरब आक्रमण मध्य एशिया से हो रहे थे, उस समय 712 ईस्वी में को विफल कर दिया, अरब आक्रमणों को 712 ईस्वी में विफल कर दिया और उनको मालवा से बाहर कर दिया। उसके बाद जो चौहान, चालुक्य और गहलोत है, इनके अधीन सामंत थे। चौहान कहाँ थे, अजमेर में। चालुक्य, इनकी 3 शाखाएं बताई, गुजरात में इनका शासन था। और गहलोत, ये कहाँ थे, कन्नौज में। तो इनको अपने अधीन कर लिया और सामंत बना लिया। सामंत क्या होता है, सामंत एक बड़े राज्य के अंदर छोटे छोटे जो शासक होते हैं उनको सामंत बोला जाता था, ठीक। भड़ौच, वर्तमान में भड़ौच है, इसका प्राचीन नाम भरूच था, उसकी विजय की इन्होंने। और लेकिन अब क्या हुआ, इतनी विजय के बाद अब ये हारते हैं, किससे, राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग। मान्यखेत महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों की राजधानी रहती है, वहीं की जगह एक शासक रहते हैं दंतिदुर्ग, ठीक, दंतिदुर्ग शासक रहते हैं। दंतिदुर्ग जब उत्तर भारत का आक्रमण करते हैं 754 में, तो उस समय हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कर रहे होते हैं, वो नागवट प्रथम, तो उसमें नागवट प्रथम को हराते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम प्रतिहार हो ना, तो प्रतिहारी का ही काम करो, मतलब तुम द्वारपाल के रूप में यज्ञ के बाहर खड़े रहो। तो दंतिदुर्ग यहाँ पे जीत जाते हैं। तो दंतिदुर्ग जो राष्ट्रकूट शासक है, ध्यान रखना, राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं, और दंतिदुर्ग नागवट प्रथम को हराने के साथ साथ ही दक्षिण भारत में जो पल्लव शासक हैं, नंदीवर्मन, उनको भी हराते हैं, ध्यान रखना इनके बारे में ना, ठीक। चलो, उसके बाद अब आते हैं नागवट प्रथम की कहानी खत्म। उसके बाद आते हैं जो नागवट के बाद के उत्तराधिकारी कौन होंगे, कुकुस्त को। तो कुकुस्त जो शासक हैं वो अयोग्य शासक रहते हैं, लेकिन राजधानी अपनी उज्जैनी बना के रखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अब जो दंतिदुर्ग है उसने इनको हरा दिया था, तो राष्ट्रकूटों के भय से इन्हें अपनी जो अस्थायी राजधानी वो है उज्जैन से परिवर्तित करके कहां कर ली, जालोर। जालोर कहां है, राजस्थान में, ठीक। उसके बाद फिर आते हैं देवशक्ति, ये भी अयोग्य शासक रहते हैं और ये इनके भाई रहते हैं। अब ये कुछ नहीं कर पाए तो ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट शासक आ जाता है वत्सराज। तो ये वत्सराज शासक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक। वत्सराज के समय से त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो जाता है और इनके बाद की आने वाली 4 पीढ़ी, मतलब इनको मिला के 5 पीढ़ियों तक, 200 सालों तक जो है त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहेगा, ठीक। तो इनका शासनकाल 780 से 800 तक रहता है। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले ये प्रथम प्रतिहार शासक रहते हैं। इनके विजय अभियान का किया, ये भी बहुत प्रतापी शासक रहते हैं, अपने विजय अभियान के माध्यम से उत्तर भारत में लगभग क्षेत्रों को जीत लेते हैं, जिसमें 783 में कन्नौज के शासक रहते हैं। अब इस समय जब पाल बंगाल में, नीचे राष्ट्रकूट और उत्तर मालवा में अपने गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे, उस समय कन्नौज पर जो है आयुध वंश का शासन था, आयुध वंश। इसके 3 प्रमुख शासक आपको देखने को मिलेंगे, वज्रायुध, ठीक, इंद्रायुध, और आपको एक शासक मिलेगा चक्रायुध। ये 3 प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं जो बारी बारी से शासक बनते हैं, लेकिन ये इतना कमजोर रहता है कि इस समय गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट है वो ही अपने शासकों के रूप में इनको बना के चले जाते हैं, ठीक। तो इस समय कन्नौज पर इंद्रायुध का शासन था। तो जब कन्नौज का अभियान करते हैं वत्सराज, तो 783 ईस्वी में इंद्रायुध को पराजित कर देते हैं
पराजित तो कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने ही उसको क्या बोलते हैं, सामंत के रूप में, उस अपने अधीन एक शासक के रूप में उसको वही नियुक्त कर देते हैं। लेकिन जब इंद्रायुध को देखते हैं पाल शासक धर्मपाल, तो वो ये पाते हैं कि इंद्रायुध तो एक अधीन सामंती शासक है, कमजोर शासक है, तो उस समय धर्मपाल अटैक कर देते हैं। तो धर्मपाल के अटैक करते ही फिर से वत्सराज अटैक कर देते हैं और धर्मपाल को भी यहाँ की जगह वो हरा देते हैं। ठीक, अब इस समय बढ़त कौन ने पाल ली है त्रिपक्षीय संघर्ष में? वत्सराज ने। अब वत्सराज ने ये त्रिपक्षीय संघर्ष में अभी तो बढ़त पाली, लेकिन अभी दो ही पक्ष हैं, जब तीसरा पक्ष आएगा तो वो इनको भी हरा के चला जाएगा। ठीक, उसमें से हम देखते हैं कि अरबों की विजय। अब इस समय, इनके समय तक, गुर्जर प्रतिहार के समय मध्य एशिया से अरबों के आक्रमण कंटिन्यू चल रहे थे, तो ये अरबों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, जैसे नागवट प्रथम ने की थी। और गुर्जरात्रा क्षेत्र, जहां मांडव्यपुर शाखा के जो शासन है वो शासक कर रहे थे, तो उनको ये जीत लेते हैं और दोनों शाखाएं जो रहती है उनको यहाँ की जगह मिला लेते हैं। ठीक, उसके बाद पाल शासक धर्मपाल को हरा दिया और अरबों पर विजय प्राप्त इन्होंने कर ली थी। ठीक, उसके बाद अब आ जाते हैं नागवट द्वितीय। ठीक है, तो ये हो गया कौन का? वत्सराज का। उसके बाद आते हैं नागवट द्वितीय। ठीक, नागवट द्वितीय आते हैं, ये 800 से लेकर 833 तक इनका शासन काल रहता है। अब नागवट द्वितीय की प्रारंभिक राजधानी इनके समय उज्जैन ही रहती है ना, उज्जैन रहती है। लेकिन जब ये कन्नौज को जीतते हैं तो अपनी राजधानी क्या कर लेते हैं? कन्नौज को राजधानी बना लेते हैं। ठीक, अब इनके विजय अभियान क्या किए इन्होंने? तो ये अपन ने जो इससे पहले शासक पढ़ा था वत्सराज के समय जब राष्ट्रकूट आक्रमण करते हैं तो वत्सराज को भी हरा देते हैं और धर्मपाल, शायद स्लाइड आगे पीछे हो गई, इसको देख लेते हैं। चलो ठीक है ना। तो जब राष्ट्रकूट आक्रमण करते हैं उस वहां से ध्रुव, एक शासक ध्रुव रहता है, वो आक्रमण करता है, तो वो धर्मपाल को भी हरा देते हैं और यहाँ की जगह कन्नौज पे वत्सराज को भी हरा देते हैं, इंद्रायुध को भी हरा देते हैं। तो यहाँ ध्रुव जीत जाते हैं। जब ध्रुव चले जाते हैं और वत्सराज हार के मारे बैठे रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो धर्मपाल है वो फिर बंगाल से आते हैं और यहाँ की जगह अपने सहायक चक्रायुद्ध को यहाँ की जगह कन्नौज में बिठा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब वत्सराज मर जाता है तो उसके बाद आता है अगला शासक नागवट द्वितीय। नागवट द्वितीय से क्या होता है कि ये जब इस समय चक्रायुद्ध को कौन बिठा के जाता है? यहाँ की जगह धर्मपाल। ये शासक धर्मपाल चक्रायुद्ध को जब बिठा के जाते हैं तो चक्रायुद्ध के खिलाफ कन्नौज में फिर से आक्रमण करते हैं। नागवट द्वितीय कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रायुद्ध को हरा देते हैं। और चूंकि अब ऐसा हो रहा था कि जो जा रहा है कन्नौज पर अपना शासक बिठा के जा रहा है, तो ये कार्यक्रम कुछ नागवट को समझ में नहीं आता है, तो वो बोलते हैं कि अब मैं ही अपनी परमानेंट राजधानी किसको? कन्नौज को बनाऊंगा, ताकि यहाँ कोई आक्रमण ही ना कर पाए। तो चक्रायुद्ध को हराते हैं और अपनी राजधानी यहाँ की जगह स्थापित कर लेते हैं। तो कन्नौज को जीतने के बाद कहाँ जीतते हैं? कलिंग वर्तमान क्षेत्र उड़ीसा में पड़ता है। विदर्भ कहाँ पड़ता है? नागपुर में पड़ता है। ठीक, और आंध्र प्रदेश, आंध्र क्षेत्र, सिंधु जो कि वर्तमान में सिंध है, कौन सा वाला? पाकिस्तान में पड़ता है वो सिंध। ठीक, तो ये क्षेत्रों को, इन शासकों को भी अपने अधीन वो सामंत के रूप में स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद मालवा को जीत लेते हैं, जो इनका पहले तो मुख्य रूप से उत्तरी मालवा था, लेकिन पूरे मालवा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तुरुस्क कौन होते हैं? ये अरबी लोगों को तुरुस्क बोला गया भारत में। जो अरबी आक्रमणकारी थे उनको क्या बोला है? तुरुस्क। ये शब्द ध्यान रखना, बार बार आता है इतिहास में। वत्स ये कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, एक प्रकार का महाजनपद था ये। और ग्वालियर क्षेत्र भी इसका, मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र भी इसके अधीन आता था। और मत्स्य भी एक प्रकार का क्या है आपका? महाजनपद है। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? जयपुर। ठीक, मत्स्य की मतलब जयपुर वाला क्षेत्र आता था इसमें। ठीक, तो ये यहाँ इन्होंने जीत लिया। उसके बाद इन्होंने चालुक्यों को जीता। ठीक, तो ये चालुक्य जीता, चौहान जीता, परमार को जीता और चंदेलों आदि को अपने सामंत के रूप में बना लिया। तो सोचो, इतने शक्तिशाली शासक थे उत्तर भारत के, जितने भी यहाँ की जगह राजपूत शासन मुख्य जो कर रहे थे, चालुक्य, चौहान, परमार, चंदेल, इनको अपने अधीन कर लिया और सामंत के रूप में इनसे शासन करवा रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है? ध्रुव के बाद दूसरा शासक आता है गोविंद तृतीय। अब गोविंद तृतीय जो है उत्तर भारत में फिर से कन्नौज को लेकर आक्रमण करेगा और उसमें नागवट द्वितीय को ये पराजित कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नागवट द्वितीय है, गोविंद तृतीय से हारने के बाद इनको बहुत बुरा लगता है और ये गंगा में जाके आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा प्रभावक चरित नामक पुस्तक में, जिसको चंद्रप्रभा सूरी ने लिखा है, ऐसा वर्णन करते हैं कि नागवट तृतीय से युद्ध में हारने के बाद
जो नागभट्ट द्वितीय हैं वो गंगा में अपने आत्मदाह या आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद तो ये नागभट्ट द्वितीय शासक थे। उसके बाद आते हैं रामभद्र, ये एक अयोग्य शासक के रूप में रहते हैं। और तो फिर जब इतना जो बड़ा साम्राज्य है, कौन ने, नागभट्ट द्वितीय ने जीत कर रखा था चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल आदि को अपने सामंत में। तो यह जब केंद्रीय स्तर पर कमजोर हो जाती है सत्ता, तो जो छोटे छोटे शासक हैं वो क्या कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का जो है इनके समय में विघटन होने लगा था, रामभद्र के समय में। ठीक है, चलो अब मीर भोज सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। देखो, एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना, अगर गुर्जर प्रतिहार से बड़ा क्वेश्चन बनता है मेंस में 7 नंबर का या 10 नंबर का, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि वो क्वेश्चन मीर भोज से आए। मीर भोज से नहीं आया तो वत्सराज से आएगा, वत्सराज से नहीं आया तो नागभट्ट द्वितीय से आएगा। लेकिन मतलब ऐसी हायरार्की कर ले रहा है अपन कि किससे आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसमें मीर भोज सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक, तो देखते हैं मीर भोज को। मीर भोज का शासनकाल 836 से 885 के बीच में रहता है। अब ये साम्राज्य का अपना जो कहां से कहां तक कर लेते हैं, उत्तर में हिमालय, ठीक, से लेके इधर कहां, बुंदेलखंड तक। ठीक, और पश्चिम में राजपूता, यहाँ बंगाल हो गया, और ये पश्चिम में राजपूताना से लेके नीचे बघेलखंड, ये बुंदेलखंड या फिर ग्वालियर की सीमा तक अपना साम्राज्य इतना ये विस्तारित कर लेते हैं। मतलब लगभग पूरा उत्तर भारत अपने कब्जे में कौन कर लेते हैं, मीर भोज। इनकी उपाधियां इंपॉर्टेंट है, उपाधियों से क्वेश्चन आ चुका है। देखो, प्रभास इनकी उपाधि मिलती है। उसके बाद आदिवरा, ये ग्वालियर शिलालेख से इनकी उपाधि मिलती है आदिवरा। ये पूछा भी गया है कि आदिवरा किसकी उपाधि थी, एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, आदिवरा। और प्रभास इनकी उपाधि थी। और बरुआ, बरुआ जो अलमसूदी आगे आते हैं, जब अरबी यात्री भारत आते हैं तो अलमसूदी वो इनको बरुआ शासक के रूप में करते हैं कि ये जो मीर भोज है इनका अन्य नाम अरबी में बरुआ नाम उनको दे देते हैं। ठीक है, चलो। और फिर इनका जो वर्णन है, मतलब मीर भोज का राजतरंगिणी में भी इनका उल्लेख हुआ है, कल्याण की पुस्तक, सागर ताल शिलालेख में भी है, ग्वालियर से मिलता है, और जोधपुर शिलालेख जो कि जोधपुर राजस्थान से मिलता है, उसमें भी मीर भोज के कार्यों, उनके युद्धों और जो उन्होंने विजय अभियान किए उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं इनके विजय अभियान। तो विजय अभियान क्या क्या किया उन्होंने, सबसे पहले बुंदेलखंड की विजय की। तो चूंकि बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं रामभद्र के समय ये थोड़े थोड़े स्वायत्त हो गए थे, तो रामभद्र के समय में स्वायत्त होने वाले चंदेल शासक जय शक्ति को यहाँ पे ये हरा देते हैं मीर भोज। तो जय शक्ति वही है जिनके कारण जो बुंदेलखंड की भूमि को जेजा गुप्ती कहा जाता था। इससे पहले चंदेल वंश में अपन ने पढ़ा चुके हैं। चलो, ठीक। उसके बाद इन्होंने गुजरात विजय की और मांडव्यपुर शाखा के शासक बाउक को यहाँ की जगह वो हरा के अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में त्रिपुरी में कलचुरी राजपूत शासक कर रहे थे। उसमें एक शासक थे गुलाम बगोधी, तो उनको भी इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक मीर भोज ने हरा दिया। और गुहिल शासक, ये गुहिल शासक है, गुहिल शासक ये शासन कहाँ कर रहे थे, मेवाड़ पे। मेवाड़ के शासक गुहिल शासक हर्षराज को भी मीर भोज हरा के अपने अधीन कर लेते हैं। फिर ये पंजाब की विजय करते हैं, दक्षिणी राजपूताना की विजय करते हैं, जिसमें जो चौहान वंश के शासन है गोविंद राज, अजमेर के शासक रहते हैं, उनको भी ये गोविंद राज चौहान को भी जीत लेते हैं, ठीक, को पराजित कर देते हैं। उसके बाद सौराष्ट्र, ये क्षेत्र कहां पड़ता है वर्तमान में, गुजरात में, को भी जीत लेते हैं ये, ठीक। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष में भी ये अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। लेकिन आगे आने वाले समय में ये अन्य शासकों से हार भी जाते हैं। तो ये इनके विजय अभियान थे, लेकिन अब इनके हारने के कारनामे भी देखेंगे। तो जब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव उत्तर भारत आते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो मीर भोज को परास्त कर देते हैं। और मीर भोज अब परास्त हो जाते हैं ध्रुव से, लेकिन अब वो भी शांत नहीं बैठते हैं। फिर जो ध्रुव का उत्तराधिकारी रहता है कृष्ण द्वितीय, उसको ये नर्मदा नदी के युद्ध में परास्त कर देते हैं, ठीक, किसको, कृष्ण द्वितीय को। उसके बाद पाल शासक देवपाल। अब देवपाल से देखो, देवपाल के अभिलेखों में और हम देखते हैं मीर भोज के अभिलेखों में, इनके एक में बोला गया कि देवपाल जीत गए थे, एक में बोला गया था मीर भोज। तो इतिहासकारों ने बीच का रास्ता निकाला, बोले कि देवपाल और मीर भोज के बीच में 2 युद्ध हुए होंगे, जिसमें से एक देवपाल जीते और दूसरे में मीर भोज जीते। तो इनके बीच में 2 युद्ध हो गए थे, एक में दोनों एक में जीत गए थे, ठीक। उसके बाद मीर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया था, ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके काम थे राजनीतिक रूप से। अब निर्माणकर्ता के रूप में अलमसूदी आगे इसी गुर्जर प्रतिहार राजवंश में आएगा। तो वो अलमसूदी जब भारत आए तो उन्होंने मीर भोज के बारे में लिखा है कि मीर भोज ने कन्नौज में 7 किले
और लगभग 10,000 जो है मंदिर इन्होंने बनवाए थे। तो इतने व्यापक रूप से निर्माणकर्ता शासक के रूप में थे कि 7 किले और 10,000 मंदिर इन्होंने बनवा दिए। ठीक, उसके बाद सांस्कृतिक संरक्षणकर्ता के रूप में देखो 10,000 मंदिर बनवाए, मतलब सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक उत्थान इनके समय में होता रहा होगा। ठीक, तो इनके समय में हिंदू संस्कृति, तो इन्होंने 10,000 मंदिर बनवाए, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद पुनरुत्थान हुआ और शासन प्रशासन में इन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, सभी जाति वर्ग के लोगों को अपने यहाँ शासन में रहा। ठीक, उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म को यहाँ पे उन्होंने संरक्षण दिया और अपने दरबार में जो विद्वान बुद्धिजीवी रहते थे उनको भी संरक्षण दिया। जैसे एक इनके समय में विद्वान थे बाल्यादित्य, इनके दरबार में रहे, तो ये सांस्कृतिक संरक्षणकर्ता के रूप में देखने को मिलता। हाँ, तो मीर भोज के बाद अगला शासक पढ़ते हैं महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके समय में जो राजशेखर है इनके दरबारी कवि वो रहते हैं। राजशेखर बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, ये गुर्जर प्रतिहार में और उसके बाद कलचुरी राजवंश में रहते हैं। इनकी 8-10 पुस्तकें हैं जो कि इतिहास के संबंध में बहुत जानकारियां देती है हमें। ठीक, तो इनका शासनकाल 885 से 910 तक रहता है, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लेते हैं महेंद्रपाल। ठीक, उसके बाद कश्मीर के शासक, अब क्या होता है जब मीर भोज पंजाब जीतते हैं तो पंजाब का जो पश्चिमी हिस्सा है वो शंकर बर्मन महेंद्रपाल के समय अटैक करके जीत लेते हैं। ठीक है, और इनके दरबार में कौन रहते हैं? राजशेखर रहते हैं। ठीक, तो राजशेखर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखो कि ये महेंद्रपाल के समय और उधर कलचुरी राजवंश में भी रहते हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने निर्माण कार्य क्या किया, तो महेंद्रपाल के प्रथम के समय में नरेश्वर, बटेश्वर, तिलोरी ये मंदिर उत्तरी मध्य प्रदेश में मुरैना और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ शैव, शाक्त और वैष्णव, शैव मतलब भगवान शंकर को समर्पित, शाक्त मतलब शक्ति या देवी शक्ति को समर्पित और वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों को यहाँ इन्होंने बनवाया। ठीक, उसके बाद भोज द्वितीय आते हैं। तो भोज द्वितीय कोई विशेष मतलब जो महेंद्रपाल हैं उनके 2 लड़के रहते हैं, उसमें से एक भोज द्वितीय है और एक महिपाल है। तो उत्तराधिकार युद्ध में भोज द्वितीय जीत तो जाते हैं आसपास के शासकों की मदद से, लेकिन ये बहुत लंबा शासन यहाँ कर नहीं पाते हैं। तो लगभग 2 साल का शासन रहता है और चूंकि अब देख रहे हैं आप कि त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, राष्ट्रकूट और पालों का निरंतर कन्नौज पर अटैक होता रहता है, तो ये उससे तंग आते हैं और अपने साम्राज्य को महिपाल के संदर्भ में छोड़ के और चले जाते हैं, बोले तुम्हें अब शासन कर लो। तो इनके समय में हो जाते हैं, लगभग 2 साल का इनका शासन रहा। ठीक, उसके बाद आते हैं महिपाल। महिपाल इंपॉर्टेंट शासक है। महिपाल के जो गुरु हैं वो महेंद्रपाल ने के जो है महेंद्रपाल इनके गुरु के रूप में राजशेखर को नियुक्त करते हैं और राजशेखर इनको शिक्षा देते हैं। और जब ये महिपाल शासक के रूप में स्थापित होते हैं तो जो राजशेखर है अपनी बुक में उनको आर्यव्रत का महाराजा धीराज की उपाधि से सुशोभित करते हैं। और एक जो उपाधि है रघुकुल मुक्तमणि, तो जो राजपूत वंश है वो रघुकुल मतलब भगवान राम के वंशज ही है, तो इनको भी रघुकुल मुक्तमणि की उपाधि देते हैं। और आर्यव्रत महाराजा धीराज, ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना ये आया है ना, तो आर्यव्रत का महाराजा धीराज की उपाधि देते हैं। उसके बाद इसके समय में अरबी यात्री जो है अल-मसूदी भारत आते हैं। अल-मसूदी भारत आते हैं। अल-मसूदी वही है जिन्होंने क्या राजा भोज को बरुआ कहा है और जो महिपाल है उसको बोरा कहा है। ठीक, तो ये ध्यान रखना दोनों नाम, राजा भोज का तो नाम पूछा है कि अल-मसूदी इनको क्या कहा है, इनको बरुआ कहा है और महिपाल को बोरा कहा है। ठीक, चलो उसके बाद आते हैं देवपाल। तो जो देवपाल शासक है इनका शासनकाल जो है 948 से 950 के बीच रहता है। इनके समय में जो चंदेल शासक यशोवर्मा है ये युद्ध में देवपाल को जो है पराजित कर देते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं विनायकपाल। अब विनायकपाल जो है एक कमजोर शासक रहता है। अब यहाँ से कमजोर शासक आ जाते हैं सारे, तो इनके बाद कोई ऐसा शासक नहीं रहता जो बहुत सशक्त रूप से सत्ता स्थापित कर रखे। तो विनायकपाल जो है 954 से 959 तक शासन करते हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान ही यहाँ अटैक करते हैं और विनायकपाल को हरा देते हैं। अब विनायकपाल को जब हराते हैं तो राज्यपाल यहाँ शासक बनते हैं। राज्यपाल भी एक मतलब कमजोर शासक ही माने जाते हैं। तो इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि यहाँ महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। अब महमूद गजनवी जो है गजनी जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहां से अटैक कर रहा है। इसने भारत में जो है 17 आक्रमण किए। अब 17 आक्रमणों में क्या किया कि उत्तर भारत में अटैक किए। तो पूरे उत्तर भारत में ऐसा कोई भी शासक नहीं मिला एक विद्याधर चंदेल को छोड़ के जो कि अपने महमूद गजनवी से किसी भी तरह की टक्कर ले पाए। सब लोगों ने इसके सामने हथियार डाल दिए या फिर युद्ध में हार गए। लेकिन अब चूंकि उत्तर भारत में मुख्य रूप से राजपूत
थे। और भारतीय संस्कृति में और उससे भी आगे बढ़कर अगर बात करें तो राजपूतों में क्या हुआ कि युद्ध को बहुत गौरव का विषय माना गया है। कोई भी शासक जो है वहां की जगह युद्ध में चाहे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो कभी भी युद्ध से पीछे होके या पीठ दिखा के भागता नहीं था। लेकिन ऐसा काम कौन ने किया? राज्यपाल ने। महमूद गजनबी के सामने वो है अपनी पीठ दिखा के भाग जाते हैं। तो जो विद्याधर चंदेल है वो ऐसा मानते हैं कि भैया जो राजपूत शासक है या भारतीय शासक को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी विदेशी शासक के सामने या किसी भी शासक के सामने युद्ध में चाहे वीरगति को प्राप्त हो जाओ लेकिन छोड़ के नहीं भागना चाहिए। तो विद्याधर चंदेल जो है इसके अपने राज्यपाल की जो है हत्या कर देते हैं और त्रिलोचन पाल को यहाँ की जगह बिठा देते हैं कन्नौज की गद्दी पर। तो विद्याधर ये युद्ध के संबंध में भारत में कहा भी गया है, ठीक है। तो ऐसा कई जगह आपने उक्तियां देखी होगी कि युद्ध के लिए या जो क्षत्रियों के लिए कहा गया है कि 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 16 वर्ष लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। मतलब इससे ज्यादा जो जीवन है वो ऐसे शोभा नहीं देता चाहे वो युद्ध में 18 वर्ष में ही एक क्षत्रिय की मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से राज्यपाल भारतीय संस्कृति को कलंकित करते हैं। तो जो विद्याधर चंदेल है वो इनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद आते हैं त्रिलोचन पाल और यशपाल। त्रिलोचन पाल भी अब जो यहाँ से हारने के बाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक बचते नहीं है। त्रिलोचन पाल कुछ समय शासन करते हैं और उसके बाद यशपाल जो है यहाँ अंतिम शासक रहते हैं। और उसके बाद जब यशपाल रहते हैं उस समय पाल जो पूर्व में बंगाल साइड पालवंश, लाट प्रदेश गुजरात में राष्ट्रकूट और पश्चिम मालवा के क्षेत्र में परमार जो है इनसे स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता जो है स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। चल उसके बाद अब आते हैं स्थापत्य निर्माण में क्या किया गया। तो स्थापत्य निर्माण में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ट्रायंगल टेम्पल। ये इनको स्वर्णिम त्रिभुज के मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। तो ये जो कहाँ है, ये मितावली में, पदावली में और बटेश्वर में, ठीक। तो ये शिक्षण के केंद्र भी रहे, साथ ही मंदिर थे। ये मुख्य रूप से शैव मंदिर है, लेकिन अन्य जो है संप्रदाय जैसे शैव शाक्त और वैष्णव को भी समर्पित है, ठीक। जिनमें ये तीनों शिक्षण के केंद्र है। इसमें गुर्जर प्रतिहार, कच्छप घाट और चंदेल। और जो भारतीय उत्तरी मध्य प्रदेश में राणा साम्राज्य रहता है उनके समय में भी ये विकास होते हैं, ठीक। तो इन्होंने मितावली में, मुरैना में 64 योगिनी मंदिर, शिव मंदिर जिसमें 64 कक्षें को बनाया। ये देख लो इसकी फोटो पहले, ये इस टाइप से आपने पूरे गोल घेरे में परिमंडलाकार मंदिर है। यहाँ की जगह शिवलिंग स्थापित है और इनमें पूरे 64 खानों में भगवान शिव की और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ स्थापित है, ठीक। तो ये संसद का जो प्रतिरूप है वो यहीं से लिया गया है, पुरानी संसद, जिसको अभी वर्तमान में नई संसद बनने के बाद संविधान सदन का जो है नाम दिया गया, संविधान सदन, है ना, ठीक। और जो हमारी नई संसद है, नई संसद किस मंदिर से बनी गई है? नई संसद जो है मध्य प्रदेश का एक मंदिर है, विजय मंदिर, विजय या विजया मंदिर। कहाँ है ये? विदिशा में, उससे लिया गया है, ठीक। चलो, तो ये था आपका मुरैना में 64 योगिनी मंदिर है। ये विश्वविद्यालय था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की ज्योतिष और गणित की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी। इसका निर्माण देवपाल शासक कच्छप घाट के द्वारा करवाया गया, ठीक है। और पुरानी संसद की जो वास्तुकला यहीं से ली गई है, ठीक। तो ये मंदिर आप देख चुके हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है बटेश्वर मंदिर। बटेश्वर मंदिर मुरैना में स्थित है और मुरैना में ये 200 मंदिरों का एक समूह है जिसका निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी में किया गया है। ये शिव, विष्णु और शक्ति मतलब शाक्त संप्रदाय को यहाँ समर्पित है। इसमें यहाँ मंदिर और मूर्ति बनाने की जो कला है उसका यहाँ शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद पदावली, ये भी मुरैना में है और ये शिव मंदिर था। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर भी है और सूर्य का मंदिर भी है। तीनों मंदिर यहाँ की जगह है, ठीक। और ये एक शिक्षण केंद्र भी था, ठीक। तो इस तरह से ये प्रमुख 3 मंदिर हैं। उसके बाद अन्य मंदिरों में ये आप देखोगे पदावली का मंदिर है, ये बटेश्वर के मंदिर है। उसके बाद नरेश्वर मंदिर, ये नरेश्वर मंदिर मुरैना में स्थित है। 22 मंदिरों का एक समूह है यहाँ की जगह और ये भी 8वीं सदी में यशोवर्मन शासकों और अन्य शासकों के द्वारा यहाँ की जगह निर्माण कराया गया। और यहाँ प्रारंभिक नागर शैली का जो है, नागर शैली का ये उदाहरण देखने को मिलता है। अब देखो, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। नागर, उत्तर भारत में बेसर, ठीक है, जो कृष्णा नदी मतलब नर्मदा नदी से नीचे मतलब ताप्ती नदी से और कृष्णा नदी के तक बेसर शैली, और उसके बाद नीचे मिलती है मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली। तो जो नागर शैली है उसमें मंदिर मुख्य रूप से ऐसे शिखर वाले और द्रविड़ में ऐसे इस टाइप के मंदिर यहाँ ऊपर जाते जाते ये सक्रिय हो जाते हैं ना,
इस टाइप के मंदिर मिलते हैं। और बेसर शैली जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत की ओर अधिक झुकाव था, मतलब इस टाइप का पैटर्न ज्यादा था, लेकिन थोड़े दोनों के थोड़े थोड़े गुण यहाँ मिलते हैं। ठीक, तो ये प्रारंभिक नागर शैली का यहाँ की जगह विकास हुआ है। अब देखो, तो नागर शैली उत्तर भारत में रहती थी, लेकिन अब क्या हो कि उत्तर भारत में कोई द्रविड़ शैली का मंदिर मिल जाए तो अपने आप में वो यूनिक हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन कई जगह बने कि जो तेली का मंदिर है उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में एकमात्र मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, जो कि ग्वालियर के किले के अंदर है। ठीक, यहाँ इसका निर्माण मीर भोज ने करवाया है, और मीर भोज ने करवाया, लेकिन इसमें जो है दान के रूप में अपने सहयोग के रूप में जो तेल के व्यापारी जिन्हें तेली कहते थे उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है, तो उनके द्वारा भी ये मंदिर में सहयोग दिया गया था। ठीक, चलो, तो ये जो मंदिर है इसकी स्थापत्य कला ऐसे दक्षिण भारत के रूप में देखने को, यहाँ एक कोई स्पष्ट शिखर नहीं है, इसलिए दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली में है। तो ये इसलिए भी फेमस था क्योंकि यहाँ की जगह जो तेल के व्यापारी थे, ये चूंकि ग्वालियर भारत के मध्य में पड़ता है, तेल के व्यापारी यहाँ आते थे, तेली लोग, तो क्या करते थे, यहाँ से यहाँ अपना सामान का संग्रहण करना और यहाँ से अपनी जो टोकन है उसको प्राप्त करना, सामान को रख के जाना, दूसरी जगह ले जाना, इस टाइप की यहाँ गतिविधियां चलती रहती थी। ठीक, उसके बाद चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में एक साक्ष्य के रूप में, लिखित रूप में जो है किसी शिलालेख पर, मीर भोज का शिलालेख है यहाँ, उस पर शून्य का जो उल्लेख है वो पहली बार यहाँ की जगह किया गया है। ठीक, चलो, उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष। अब जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये उत्तर भारत में कन्नौज को लेकर लगभग 200 वर्षों तक, 200 वर्ष, और इन जो 3 शासक हैं इनकी 5 पीढ़ी द्वारा ये युद्ध लड़ा गया, 5 पीढ़ियों द्वारा युद्ध लड़ा गया 200 वर्षों तक, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट, इन तीनों ने कन्नौज को लेकर लड़ा। कन्नौज को कारण भी थे क्योंकि ये हर्ष की राजधानी रही थी। कन्नौज हर्ष की राजधानी रहने के कारण ये राजनीतिक रूप से सुदृढ़ता का, शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी, और ये राजनीतिक रूप में इस तरह फेमस थी। दूसरी, आर्थिक रूप से इसलिए क्योंकि यहाँ उत्तर पथ और उत्तर भारत में व्यापार करने के लिए यह एक शिक्षा के केंद्र के रूप में यह विकसित हो चुकी थी, इसलिए इसका आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। सांस्कृतिक महत्व क्यों था? क्योंकि ये गंगा यमुना के दोआब में होती थी, तो यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा यहाँ होती थी। और अब कन्नौज पे हर्ष 647 में पुलकेशन द्वितीय से युद्ध, रेवा के युद्ध में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ की जगह आयुध वंश का शासन रहता है। तो यहाँ की जगह जो 3 शासक हैं, वज्रायुध, और उसके बाद इंद्रायुध और चक्रायुध, यहाँ की जगह शासन करते हैं। तो ये बारी बारी शासन करते हैं। तो ये जो आयुध वंश है वो कमजोर शासक रहता है, तो ये तीनों राजवंशों के शासक बारी बारी जाते हैं और अपना जो है वो स्थापित साम्राज्य करके वापस आ जाते हैं। लेकिन नागभट्ट द्वितीय जब इसको जीतेगा तो वो परमानेंट रूप से अपनी कन्नौज को राजधानी बना लेगा। चलो, ठीक, तो ये देख रहे हो आप कन्नौज, ये उत्तर भारत में आपको गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलेंगे, यहाँ राष्ट्रकूट है और ये इधर पाल है। ठीक, तो ये कन्नौज को लेकर 200 वर्षों तक युद्ध करते रहे। चल, ठीक, उसके बाद अब ये युद्ध 5 चरणों में हुआ। 5 चरणों में क्यों हुआ? क्योंकि इनकी 5 पीढ़ियां, इन युद्धों की 5 पीढ़ियां जो है लगातार यहाँ शासन करती रही। पहले चरण में सबसे पहले आते हैं वत्सराज। वत्सराज जो है कन्नौज पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं, और कन्नौज पर आयुध वंश के इंद्रायुध का यहाँ की जगह वो रहता है शासन। तो इंद्रायुध को वो हरा देते हैं, और हराने के बाद वापस से ही इंद्रायुध को ही वो शासक के रूप में, अपने सामंत के रूप में स्थापित कर देते हैं। बोले तुम यहाँ शासन करो, लेकिन जो राज्य का जो टैक्स है, राजस्व है, वो हमको समय समय पर भेजते रहना। तो ये इस तरह से वत्सराज सबसे पहली बार अपनी जीत स्थापित कर लेता कन्नौज में। लेकिन फिर यहाँ से जब इंद्रायुध को एक कमजोर शासक के रूप में धर्मपाल देखता है, तो धर्मपाल क्या करता है? कन्नौज पर आक्रमण करता है और इंद्रायुध पर अटैक करता है। जैसे ही वो इंद्रायुध पर अटैक करता है, इधर से वत्सराज आ जाता है मालवा से और धर्मपाल को हरा देता है, पराजित कर देता है। लेकिन फिर अब दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट शासक है, उनकी उत्तर की ओर महत्वाकांक्षा बढ़ती है, उत्तर में अपना शासन स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब ध्रुव आता है, जो बहुत प्रतापी शासक रहता है, वत्सराज और धर्मपाल दोनों को हरा देता है। लेकिन अब स्थिति क्या बन रही है? यहाँ देखो, ये दक्षिण भारत है, यहाँ मान्यखेत इनकी राजधानी होती थी राष्ट्रकूटों की। मान्यखेत है ना, यह मान्यखेत जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी रहती थी। उसमें यहां जो है आप देखोगे चोल है, फिर
पल्लव यहाँ देखने को मिलते हैं, इस साइड आपको चेर देखने को मिलेंगे, ठीक, यहाँ पर आपको चालुक्य मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रभावी शासक यहाँ की जगह चालुक्य, पल्लव, चोल इनमें शासन कर रहे थे। तो यहाँ इनका साम्राज्य जो था तो इनकी सीमा निरंतर टकराती रहती थी, तो राष्ट्रकूटों से इनका लड़ाई वैसे ही चल रही थी। तो दक्षिण भारत जो है अनस्टेबल रहता था, यहाँ की जगह कोई ना कोई अटैक करता रहता था। तो जो प्रतिहार शासक उत्तर में जाते थे नर्मदा जी को पार करके, वो उनको जीतने के बाद भी वापस आना पड़ता था। उसका कारण ये था कि दक्षिण भारत में ये लोग कभी भी राष्ट्रकूट पर अटैक कर सकते थे, ठीक। तो इस तरह से ध्रुव जीत के भी वापस चले जाते हैं। लेकिन जब ध्रुव जीत के जाता है तो उस समय कौन शासक इंद्रायुध रहता है, लेकिन हारने के बाद वापस वही बैठा रहता है। तो वत्सराज अपनी हार से दुखी रहता है, व्यथित रहता है, वो कोई अटैक नहीं करता। लेकिन धर्मपाल इस मौके का फायदा उठाता है और वहां की जगह कहा अपने कन्नौज में चक्रा युद्ध को जो है अपने सामंत के रूप में, अपने अधीन शासक के रूप में बिठा देता है गद्दी पर, ठीक। तो अभी पहले चरण में इनने बाजी कौन मार गया, धर्मपाल अपनी यहाँ की जगह बाजी मार जाते हैं। उसके बाद दूसरा चरण आता है, तो वत्सराज का जो उत्तराधिकारी है नागभट्ट, उसके बाद यहाँ धर्मपाल अभी पालवंश के शासन कर रहे हैं, और गोविंद जो राष्ट्रकूट के गोविंद तृतीय हैं वो यहाँ की जगह है। तो सबसे पहले जो चक्रायुद्ध धर्मपाल ने बिठाया था, इसको नागभट्ट द्वितीय आक्रमण करते हैं और हरा देते हैं। अब क्या हो रहा था, जो कन्नौज है, कन्नौज को एक बॉल की तरह इन्होंने बना रखा था, तो जो भी वहां जाता था और अपने एक शासक को वहां बिठा कर वापस आ जाता था। लेकिन नागभट्ट ने सोचा कि मैं अगर वहां शासन करूंगा तो वहां प्रभावी रूप से नियंत्रण बना रहेगा और कोई भी यहाँ अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस समय चक्रयुद्ध को हरा के और कन्नौज जो है अपनी कन्नौज की राजधानी के रूप में नागभट्ट स्थापित कर लेता है, ठीक। तो नागभट्ट कन्नौज को राजधानी के रूप में बना लेता है और चक्रयुद्ध को हराकर अपनी राजधानी वहां बना लेता है। और धर्मपाल जब अटैक करता है तो धर्मपाल को भी नागभट्ट हरा देता है, और धर्मपाल से जो मुंगेर का क्षेत्र है वर्तमान में बिहार में, वो भी जीत लेता है, ठीक। और लेकिन अब नागभट्ट जीत गया दूसरे बार में, लेकिन अब आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जो है वो फिर से उत्तर भारत की ओर आते हैं और नागभट्ट द्वितीय को यहाँ की जगह परास्त कर देते हैं। और नागभट्ट द्वितीय को परास्त करने के बाद क्या होता है कि वो दक्षिण भारत की स्थिति मैंने बताई थी, यहाँ की जगह वो अनस्टेबल रहता है और वापस गोविंद तृतीय को जाना पड़ता है। लेकिन अब गोविंद तृतीय के जाने के बाद नागभट्ट द्वितीय क्या करते हैं, अपने वापस से अपनी राजधानी को जो है वहां की जगह स्थापित कर लेते हैं। तो इस प्रकार दूसरे चरण में भी किसके पाले में बॉल रहती है, नागभट्ट द्वितीय के, ठीक। लेकिन अब नागभट्ट द्वितीय के बाद नागभट्ट द्वितीय हमने देखा कि वो नागभट्ट द्वितीय जो है वो उसके बाद क्या करते हैं कि नर्मदा में जो है वो गंगा में जो है अपनी जल समाधि ले लेते हैं। फिर उसके बाद पालों के धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी है देवपाल, वो शासक बनते हैं। तो और फिर उसके बाद जो नागभट्ट द्वितीय के बाद कौन शासक बनते हैं, मिहिर भोज। तो जो देवपाल है वो कन्नौज पे शासन करते हैं, मिहिर भोज उस समय शासन कर रहे होते हैं। देवपाल मिहिर भोज को कन्नौज पर अटैक करके हरा देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर देवपाल के समय में अब क्या आ गई, कन्नौज की बॉल आ जाती है। तो कन्नौज पर आक्रमण किसका आधिपत्य होगा, देवपाल का। लेकिन जो दक्षिण में शासक है अमोघवर्ष, वो एक जैन शासक है और अपनी अहिंसा की नीति अपनाता है और साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग देता है। तो उत्तर भारत वो अटैक करता ही नहीं है, पूरे तीसरे और चौथे चरण में बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा वो, है ना। तो इस समय अब देवपाल तीसरे चरण में देवपाल यहाँ जीत लेता है मिहिर भोज को हराकर, ठीक। उसका बाद चौथे चरण आता है। तो चौथे चरण में यहाँ मिहिर भोज रहता है। मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल क्या करता है, यहाँ की जो पाल शासक है विग्रहपाल और नारायणपाल को हरा देता है। लेकिन फिर से वही अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट शासक है वो अपने आप को इस युद्ध से दूरी बना के रखता है, ठीक। तो अब चौथे चरण में कौन जीत गए, महेंद्रपाल, अर्थात गुर्जर प्रतिहार के पास बॉल आ चुकी है, ठीक। उसका बाद पांचवा चरण आता है। इसमें राष्ट्रकूट जो है इंद्र तृतीय, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय। अब महेंद्रपाल यहाँ की जगह शासन कर रहा था और महेंद्रपाल के बाद उसका जो उत्तराधिकारी है महिपाल आ जाता है। लेकिन अब इंद्र तृतीय फिर से अटैक करता है और महिपाल को जो है हरा देता है, परास्त कर देता है। और फिर क्या करता था, वही दक्षिण भारत की समस्या अनस्टेबल है और दक्षिण भारत चला जाता है। दक्षिण भारत चले जाने के पश्चात जो पाल शासक है वो राज्यपाल यहाँ की जगह बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है कन्नौज में, क्योंकि ये भी कमजोर शासक रहता है और वो कन्नौज पर अटैक नहीं करता है। तो वापस से जो पांचवें चरण में जीत तो इंद्र तृतीय जाते हैं, लेकिन जो वापस से कन्नौज पर अधिकार इनके जाने के बाद किसका हो जाता है, गुर्जर प्रतिहारों का, अर्थात महिपाल का ही हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से ये 5 चरणों में आपका युद्ध हो गया। इनका परिणाम क्या हुआ, तो अंतिम रूप से आप यहाँ की जगह प्रतिहार राजवंश जीत चुके थे। लेकिन क्या हुआ, आप जैसे आप ये भारत का नक्शा देखोगे
तो जो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है आपका कन्नौज, ठीक, कन्नौज की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है क्योंकि ये उत्तर भारत में है और यहां से पश्चिमोत्तर भारत से जो भी अरब और मुसलमानों के जो आक्रमण यहाँ होते हैं उसमें दिक्कत ये होती है कि यहाँ इसको लेकर ये उस समय में तत्कालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार, इधर पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट, ये तीन प्रमुख शक्ति रहते हैं, लेकिन ये आपस में लड़ लड़ के अपनी जो सैनिक शक्ति को पूर्णतः छीण कर लेते, खत्म कर लेते। तो इधर से जो अटैक करने वाले शासक है फिर भारत में उनके समय पे ऐसा कोई भी शासक नहीं बचता है जो उनका आक्रमण या सामना कर सके। ऐसी स्थिति राज्यपाल की होती है महमूद गजनबी के समय में, ठीक। तो ये आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो राजशेखर है, यहाँ के दरबारी कवि, इनके इतिहास की बहुत जानकारी मिलती है इनके ग्रंथों से और हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अभी जो एडीपीओ का पेपर हुआ था उसमें ये बुक पूछ ली थी कि विद्यासाल वंजिका किसकी पुस्तक है, ठीक। तो ये ऐसा पूछ लिया था, इसलिए ये इनके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो राजशेखर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन है, बाल भारत, बाल रामायण, विद्यासाल वंजिका, भवन कोश, हरविलास और प्रबंध कोश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंद्रशेखर की प्रमुख क्या सारी रचनाएं ही हैं, तो ये बिल्कुल याद कर लेना। ये बहुत बार एमपीपीएससी ने बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद जो राजशेखर है दो राजवंशों में रहते हैं, एक तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, ये कलचुरियों के समय में रहते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के समय में रहते हैं। तब ये महेंद्रपाल जो है अपने उत्तराधिकारी या अपने पुत्र महिपाल का गुरु किसको नियुक्त करते हैं, राजशेखर को, ठीक, के दरबार में रहते हैं। और उसके बाद वो है युवराज देव के संरक्षण में कहा चले जाते हैं, त्रिपुरी अर्थात कलचुरी राजवंश के यहाँ चले जाते हैं, ठीक। जब राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते हैं, अब उस समय आपने ट्रेंड देखा होगा, जब ये राजवंश मतलब जो यहाँ राज्यों के संरक्षण में जो कवि लेखक रहते थे वो एक प्रकार से अपने जो संरक्षण करता राजा है उसको क्या कर रहे हैं, उसको अपनी उसकी वीर गाथा गाते हैं कि तुम बहुत बड़े शासक हो, बहुत महान शासक हो, इसी प्रकार ऐसी बढ़ाई और चाटुकारिता करते रहते थे। तो महेंद्रपाल को क्या बोल रहे हैं वो, रघुकुल तिलक, कि तुम रघुकुल के महान शासक हो, रघुकुल चूड़ामणि मतलब रघुकुल के तुम शीर्ष हो, और रघुकुल कला निलय, सकल कला निलय मतलब सारी जो कला है तुम में ही है, और तुम निर्भय राज हो और निर्भय नरेंद्र हो मतलब ऐसे राजा हो जो किसी से नहीं करता। इस प्रकार की उन्होंने महेंद्रपाल का बखान किया है, ठीक। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार जो है शासक महिपाल के ये गुरु रहते हैं, और जब महिपाल शासक के रूप में स्थापित होते हैं तो उनके संरक्षण में रहते हैं राजशेखर, और उनको क्या बोलते हैं, आर्यव्रत का महाराजा धीराज मतलब आर्यव्रत का बहुत ही महान और प्रतापी शासक महिपाल को वो बताते हैं। और रघुकुल मुकुटमणि मतलब रघुकुल के पूरे रघुकुल वंश में तुम मुकुट की मणि के समान हो, ऐसा बोलते हैं। और रघुकुल मुक्तमणि बोलते हैं, मुक्तमणि मतलब हीरा होता है, ठीक। उसके बाद राजशेखर जो है उसके बाद कलचुरी शासक युवराज प्रथम के राज्य में चले जाते हैं, और जब युवराज प्रथम जो है उज्जैन को जीतते हैं तो उनको मालवा का विजेता और उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आया कि किसको उज्जैनी भुजंग किसने कहा है, तो राजशेखर ने युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग और मालवा का विजेता बताया है, ये ध्यान रखना, ठीक। इस प्रकार ये राजशेखर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने पूरा उसको इकट्ठा करके आपको एक साथ बता दिया, ठीक। चलो, तो इस तरह से आज गुर्जर प्रतिहार हो गया, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो शासक हैं, ये जो राजवंश है, ये नए जुड़े हुए हैं, इतने व्यापक रूप से अभी तक मध्य प्रदेश के जो राजवंश से जुड़े नहीं थे, तो इतना ज्यादा डीप में बच्चों ने पढ़ा नहीं था, इसलिए पूरा इसको कलेक्ट करके अच्छे से समझाते हुए हम पढ़ा रहे हैं इसको। और अब हो सकता है कि ये याद करने में आपको दिक्कत जाए, लेकिन क्या होगा कि आप इसको धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, बार बार वीडियो देखते रहोगे, इसके नोट्स बना लोगे, ये वीडियो के माध्यम से लिख लोगे, तो आपको बार बार पढ़ते पढ़ते डिस्कशन करते हुए याद हो जाएंगे। बाकी अगर कोई क्यूरीज रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो मुश्किल से 1-2 राजवंश और बचे हैं, तो इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।